हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज के लेक्चर में हम एक वन शॉट है जिसमें हम रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से कभी कभी हमें सीएसआई नेट में हो गया, सेट में हो गया, क्वेश्चन देखने को मिलता है एंड समटाइम्स नहीं भी मिलता है। बट अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्वेश्चन काफी इजी आते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, इजिली अप्रोच कर सकते हैं। अब बात करें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो बिफोर स्टडिंग रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको थोड़ा सा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी और थोड़ा सा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल तो हम रमन पढ़ रहे हैं, तो मैं रमन के ऊपर बताऊंगी सारी चीजें कैसी होती है। जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली हमारे इंडियन साइंटिस्ट जो सीवी रमन है उनके ऊपर है। ठीक, अब यहाँ पे भी हम बहुत ज्यादा डीप स्टडी नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली फॉर्मूले पे आएंगे कि हमें क्या क्या फॉर्मूला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और जिसको दिमाग में रखना है और कैसे दिमाग में याद रखना है और कौन से फॉर्मूले को रखना है याद, हम बस यही पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला आता है ना तो आप इजिली क्वेश्चन को अप्रोच कर पाओगे। जब फॉर्मूला ही नहीं पता है तो फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे बड़ा, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर फॉर्मूला दिमाग में नहीं आ रहा तो आप बंदे बंदे क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूले कैसे याद रखें और क्या इंपॉर्टेंट है वो पढ़ते हैं। तो पहले मैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताती हूँ कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है क्या एक्चुअली। थोड़ा सा ही इंट्रो डिस्कस करेंगे, ज्यादा इंट्रो पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ये पढ़ते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई मैटर है, अब अगर इस मैटर में कोई लाइट आती है दैट इज नोन एज इंसिडेंट लाइट। क्या लाइट बोला मैंने? इंसिडेंट लाइट। अब कभी भी कोई मैटर पे लाइट पड़ता है तो या तो वो मैटर, वो सब्सटेंस उस लाइट को या तो एब्जॉर्ब करेगा या तो रिफ्लेक्ट करेगा या ट्रांसमिट करेगा, यही तीन चीज कर सकता है। इन केस हमने तीन केस यहाँ पढ़ेंगे। अगर लाइट रिफ्लेक्ट किया, जितना ये इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, और इसकी कुछ इंटेंसिटी रही होगी, इसकी इंटेंसिटी और जो मेरा लाइट निकला, अगर इसकी इंटेंसिटी, इसको मैं आर से बोल रही हूँ, अगर सेम हो गई, वी आर इज इक्वल्स टू वी आई, या इसी को हम एमिटेड बोलते हैं, एमिटेड लाइट। ठीक है, इंसिडेंट लाइट अगर एमिटेड लाइट के बराबर हो गया, मतलब जितना लाइट आया वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो पास होके उस सब्सटेंस से चला गया, तो उसी को हम कौन सा लाइट बोलते हैं? रेलिग लाइट। क्या बोलते हैं? रेलिग, रेलिग वेव या रेलिंग लाइन बोलते हैं। कौन सा लाइन बोलते हैं? यहाँ पे तीन टाइप के लाइन पढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं रेलिंग लाइन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर उसने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया तो इसको याद करने का तरीका, एब्जॉर्ब करना होता है सोख लिया। ठीक है, अगर मान लो ये सब्सटेंस कुछ सोखेगा, अगर स्टोक को ऐसे याद रखना, स्टोक एब्जॉर्ब कैसे याद रखोगे? कंफ्यूजन होता है इसलिए बोल रही हूँ। स्टोक एब्जॉर्ब कैसे याद रखना है? स्टोक और एब्जॉर्ब, या स्टोक सोखना, मतलब स्टोक आया मतलब सोखना आएगा। कुछ स्टोक दे रहे हैं मतलब हम स्टोक दे रहे हैं, मतलब हम उसको सोख रहे हैं, कुछ इस टाइप का याद रखो। ठीक है, तो स्टोक का मतलब हो गया सोखना, इस तरीके का याद रखो। मतलब नहीं होता है इन इंग्लिश, बस याद करने के लिए याद रखो, स्टोक का मतलब सोखना। अगर कुछ अमाउंट ऑफ लाइट कोई सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर देगा तो क्या निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी उतनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी होगी? नहीं, वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। तो ये जो इस बार वी एमिशन है, तो वी एमिशन लेस देन वी आई हो जाएगा, और इसी टाइप की लाइट को हम कौन सा लाइन बोलते हैं? स्टोक लाइन। क्या बोलते हैं? स्टोक लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर सब्सटेंस अपना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी कुछ उसको दे दे, तो जब दे देगा तब जो लाइट निकलेगी, इस बार एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और इसको हम बोलते हैं एंटी स्टोक लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन तो यहीं से बनेगा, स्ट्रोक लाइन, एंटी स्ट्रोक लाइन, रेलिग लाइन। यहाँ से एक आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा कि इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो स्ट्रोक में एब्जॉर्ब हो गया, एमिटेड वाली लाइट की इंटेंसिटी जो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से क्या हो जाएगी? कम। इस बार इसने अपनी एनर्जी दे दिया तो एंटी स्ट्रोक वाली की क्या हो जाएगी? ज्यादा। क्या ये बात क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हम आते हैं इस पे धीरे धीरे एक एक चरण आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं कि जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेटा, यहाँ पे हम रमन रोटेशनल भी देखेंगे और रमन वाइब्रेशनल भी देखेंगे। एक बॉन्ड ओपेनहेमर अप्रोक्सीमेशन ने
हमें एक तो ग्राफ दिया है जिसमें हमने पढ़ा है कि एक्साइटेड लेवल के बीच में क्या होता है वाइब्रेशनल के बीच में क्या होता है रोटेशन, ठीक है। तो रमन में हम रोटेशन भी पढ़ने वाले हैं और वाइब्रेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात हम पढ़ेंगे रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो अब यहाँ पे जब रोटेशनल रमन पढ़ने वाले हैं तो आपको याद क्या रखना है, पहली बात आपको याद रखना है कि डेल्टा जे सिलेक्शन रूल, जब हम रमन पढ़ते हैं तो सॉरी रोटेशनल पढ़ते हैं तो याद रखना वहां पे सिलेक्शन रूल क्या बोलता है, मॉलिक्यूल को सॉलिड और गैशियस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोलता है डेल्टा जे +-1 होना चाहिए। वैसे ही अगर रोटेशनल रमन है ना तो डेल्टा जे इक्वल्स टू क्या हो जाता है +-2। तो अगर EJ, अगर डेल्टा E निकालोगे तो ये क्या निकल जाएगा, EJ+2 से -EJ करके निकलेगा। अब क्योंकि आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़े हो, मैं ऐसा होप कर रही हूँ, तो EJ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BJ J+1 हो जाएगा और EJ+2 क्या हो जाएगा। अब देखो J के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, J+2 पुट करेंगे, ठीक है। तो B J+2 और इस J के जगह पे भी हम क्या लिख देंगे, J+2+1, क्या निकल के आ जाएगा, B J+2 J+3 इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख देती हूँ B, ये J इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा J², ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3J, ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2J प्लस 3 2 6। अब B भी सबसे मल्टीप्लाई होगा तो BJ² प्लस 3BJ प्लस 2BJ प्लस 6 इज इक्वल्स टू BJ² प्लस 3 2 क्या होता है 5BJ प्लस 6। ये हमने क्या निकाला J+2 और BJ ये है, दोनों को माइनस करेंगे तो डेल्टा EJ निकलेगा। तो डेल्टा EJ इज इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, J+2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, BJ² प्लस 5BJ प्लस 6, माइनस में हम क्या लिखेंगे BJ J+1, ठीक है। तो BJ, इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो जाएगा BJ² प्लस BJ, ठीक है, BJ² प्लस माइनस BJ, है ना। अब देखो यहां से BJ² से BJ² कट गया, इसमें से एक चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4BJ प्लस 6, ये डेल्टा EJ निकला। ये सब क्यों निकाल रहे हैं हम डेल्टा EJ, तो क्योंकि अब हमको स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन के बारे में पढ़ना है। देखो एक तरफ पढ़ते हैं हम स्टोक लाइन और एक तरफ पढ़ते हैं हम एंटी स्टोक लाइन, ठीक है। स्टोक लाइन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो V स्टॉक इज इक्वल्स टू V, यहाँ पे बताओ इमिटेड लाइट जो इंसिडेंट लाइट है उसमें से कुछ चीज कम हो जा रहा है, मतलब जो मैं लाइट दे रही हूँ इंसिडेंट लाइट उसमें से कुछ चीज कम हो जा रहा है। और इंसिडेंट लाइट को हम रेलिंग लाइन भी बोलते हैं, तो इसको हम R से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ कम हो रहा है और वो कम क्या हो रहा है, तो ऐसे समझना, मान लो ये दो एनर्जी गैप है, ओके, मतलब 3 रोटेशनल लेवल है, क्या है 3 रोटेशनल एनर्जी लेवल है। अब आपने इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दिया, जैसे आप इस मॉलिक्यूल को एनर्जी दोगे तो ये एक्साइटेड होके ऊपर चला गया, और जब एक्साइटेड होके ग्राउंड में आया तो डायरेक्ट ग्राउंड में ना आके यहाँ पे रह गया, यहाँ रह गया, ऊपर में स्टे किया, मतलब एनर्जी है तभी तो ना। अगर ये यहाँ है तो जो लाइट निकलेगी वो इतनी कम लाइट निकलेगी, क्या निकलेगी, इतनी कम। तो दो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच की जो डिफरेंस वाली लाइट है उतनी कम निकलेगी, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, VR माइनस डेल्टा E। और यहाँ पे क्या होगा, उतनी बढ़ के निकलेगी, तो V एंटी स्टॉक क्या निकलेगा आपका, VR प्लस डेल्टा E। और इसी V स्टॉक को आप क्या लिख सकते हैं, VR माइनस डेल्टा E हम निकाल लिए, BJ प्लस 6 something is गायब, what I feel,
4bj प्लस 6, वेट ना, बी है यहाँ पे, फिर bj स्क्वायर, हाँ मैंने लिखा है bj स्क्वायर, हाँ यहाँ पे ये इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो 6 भी आएगा, वेरी सॉरी, तो 6 भी आएगा, तो ये 6 भी है। तो फॉर्मूला आपका क्या बना, 4bj प्लस 6b, तो यहाँ पे माइनस में क्या होगा, 4bj प्लस 6b, एक ये फॉर्मूला बना। और दूसरा एंटी स्टोक के लिए आपका क्या बन जाएगा, वी रेलिंग माइनस प्लस में आएगा 4bj प्लस 6b। अब देखो ये 4-5 चीज आपको दिमाग में याद रखना है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो लाइट आती है और एज इट इज निकल जाती है तो उसको रेलिंग लाइट बोलते हैं। लाइट आई, कुछ एब्जॉर्ब होके निकली, मतलब अब निकल रही है, मतलब मॉलिक्यूल ने कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो लाइट पड़ी होगी इंसिडेंट, निकलने वाली उससे कम होगी, ये पढ़ा हमने। और अगर मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी दी तो निकलने वाली लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेक्शन रूल कि डेल्टा जे क्या होता है, प्लस माइनस 2 होता है। हमने करके जो डेल्टा ई का फॉर्मूला निकाला कि दो एनर्जी, दो 1 से लेके 2 में, सॉरी 0 से लेके 2 के बीच में एनर्जी गैप कितना होगा, तो हमको पता चला 4bj प्लस 6b। याद कर, इसको ऐसे याद रखो कि रमन जो है वो काफी तेज था और वो 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाता था, बस ऐसे याद रखो, 4 बजे से 6, और ये इसमें प्लस होगा ना, कभी माइनस नहीं होगा, 4 से 6 हमारे तो प्लस हो रहा है, तो बीच में प्लस, तो 4 बजे बीजे हो गया प्लस 6 बजे, बजे में अब इसमें जे उड़ाना याद बस रखना, एक पॉइंट को कुछ दिमाग में रखना, तो 4 बजे से 6 बजे तक उठ जाता है। देखो बेटा, अगर बात करें ना हम ये सब की तो हम डिराइव कर सकते हैं, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं ना हमको डिराइव करना, तो याद करने के लिए चीजें सोचना है। 4 बजे से 6 बजे उठ जाता है। स्ट्रोक लाइन में मैम कुछ कम हो रहा था, एब्जॉर्ब हो रहा था, माइनस हो रहा था, क्या माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है। क्या इतनी बातें समझ में आई? अब हम इसके बारे में बात करते हैं आगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। देखो, अगर मैं वी स्टोक लाइन की बात करूं तो वी आर माइनस 4bj प्लस 6b, ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब मैं j की वैल्यू अगर 0 रखती हूँ, तो j की वैल्यू अगर मैं 0 रख रही हूँ तो क्या आएगा फॉर्मूला, vs इज इक्वल्स टू वी आर माइनस, j 0 है, पूरा टर्म 0 हो गया तो माइनस 6b आ जाएगा। j इज इक्वल्स टू 1 है तो vs इज इक्वल्स टू वी आर। अब 1 यहाँ पे खुद सोच के देखो, 1 रखोगे तो 4b प्लस 6b कितना हो जाएगा, 10b, तो क्या लिखेंगे हम, 10b। j इज इक्वल्स टू 2 लिखेंगे तो 4 2 जा 8 और 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3 3 6 14, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 14b। j इज इक्वल्स टू 3 भी पुट करके देख लेना, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपका 18b। vs is equals to vr प्लस 18b माइनस। अब बस सेम यही खेलना एंटी स्टॉक में होगा, जैसे स्टॉक में ये देखने को मिला आपको, एंटी स्टॉक में आपको क्या देखने को मिलेगा, vr प्लस में 6b, 20 अगर j की वैल्यू 1 है तो प्लस में 10b, प्लस में 14b और प्लस में 18b। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम ये जानने के लिए पढ़ रहे हैं कि
कंसेक्यूटिव लाइन में डिफरेंस क्या होगा। इन केस मॉलिक्यूल ने जो लाइट को एब्जॉर्ब किया एज इट इज रिफ्लेक्ट कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, रेलिग लाइन, ठीक है। तो अगर मान लो आपको सेंटर में कहीं वी रेलिग मिला, क्या मिला, वी रेलिग, तो उस पॉइंट से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इधर साइड हमारा माइनस होता है और इधर प्लस होता है, तो माइनस 6b करोगे, ये देखो माइनस में रेलिग से माइनस में 6b करोगे तो आपको फर्स्ट एंटी स्ट्रोक लाइन मिलेगा। ये क्या मिला, फर्स्ट स्ट्रोक लाइन, एंटी नहीं, फर्स्ट स्ट्रोक लाइन मिल गया। अब उसके बाद का डिफरेंस देखो, ये कितने कितने का डिफरेंस था, -6b का था। अब नेक्स्ट चलना है सेकेंड स्ट्रोक लाइन, थर्ड स्ट्रोक लाइन, फोर्थ स्ट्रोक लाइन लाना है, तो ये दोनों को हमको माइनस करना पड़ेगा, और 10 में से 6 गया 4, 14 में से 10 गया 4, 18 में से 14 गया 4। इसका मतलब जो कंसेक्यूटिव लाइन के डिफरेंस होंगे वो कितने के होंगे, 4b के होंगे। ये बात याद रखना, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में काम आएगा कि हमने देखा वी रेलिग से 6b को माइनस किए तो फर्स्ट स्ट्रोक लाइन मिलेगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब रेलिग से अगर स्ट्रोक लाइन फर्स्ट स्ट्रोक लाइन चाहिए तो कितना का डिफरेंस है, -6b का। और अगर कंसेक्यूटिव लाइन में कोई पूछे कितने का डिफरेंस है तो 4b का। वैसे ही अगर हम +6b गए, मतलब +6 चल दिए, यहाँ से यहाँ तक +6b चल दिए, तो यहाँ पे v एंटी स्ट्रोक का फर्स्ट लाइन मिल जाएगा और रिमेनिंग के डिफरेंस कितने रहेंगे, हमारे 4b के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि क्या बोलते हैं, डिफरेंस कितने का है, मतलब फर्स्ट रेलिग से चले तो एंटी स्ट्रोक में कितने का डिफरेंस है, प्लस कंसेक्यूटिव में कितने का डिफरेंस है। अब लास्ट एक टॉपिक आता है कि सिलेक्शन रूल, जब मैम आप बोल रहे थे तो एक तो आप सिलेक्शन रूल इसमें बताए कि डेल्टा G इज इक्वल्स टू +-2 होता है, ठीक है, याद कर लिया हमने। दूसरा, मॉलिक्यूल को अगर देख के बताना है तो एक टर्म अगर आपको देखने को मिल जाए एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल, इसका मतलब क्या होता है मैं समझाती हूँ। देखो, अगर आप रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ोगे ना तो वहां मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस परमानेंट डाइपोल मोमेंट। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है जैसे कि हमने बात किया HCl, तो इसके पास डाइपोल मोमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन मैंने बात कर दिया H2, क्या इसके पास डाइपोल मोमेंट है, तो नहीं है। तो वो मॉलिक्यूल जिसके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वो तो रोटेशनल, प्योर रोटेशनल एक्टिव होता है, बट जिसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं होता, और वाइब्रेशन में हम पढ़ते हैं चेंज इन डाइपोल मोमेंट, ठीक है, बात कुछ याद रखना। तो जैसे हमारे पास H2 वगैरह हो गए ना, N2 हो गए, इस टाइप के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रोटेशनल रमन एक्टिव होते हैं। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, होमोडायटमिक मॉलिक्यूल, क्या होमोडायटमिक मॉलिक्यूल शो विच टाइप ऑफ presence in which type of spectroscopy। तो याद रखना, होमोडायटमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात हमने किसकी कर ली, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कर ली, इस बात याद रखेंगे। कुछ पॉइंट्स जैसे कि SiH4 हो गया, CCl4 हो गया, जो कि परफेक्ट टेट्राहेड्रल वगैरह में आते हैं, वो सारे इनएक्टिव होते हैं, ये पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के ऊपर, उसके सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखेंगे आप, दैट इज इनफ। ये पूरे चीज को आपको दिमाग में रखना है, प्लस उसके 2 फॉर्मूले, तो इतना आपके लिए काफी है। जब आप पढ़े होंगे तो वी स्ट्रोक के लिए यहाँ पे फिर से वी रेलिग माइनस क्या निकल जाएगा, ओमेगा ई -2xe स्ट्रोक के लिए, और एंटी स्ट्रोक के लिए वे रेलिग इज इक्वल्स माइनस ओमेगा ई, यहाँ प्लस आ जाएगा -2xe। ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह में यूज करते हैं। तो इतना काफी था। अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं
और रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए फॉर्मूला खोज रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने पूरे कंसाइज वे में आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला चीज है, न्यूमेरिकल अप्रोच करने के पहले ना आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता है तभी आप न्यूमेरिकल अप्रोच कर पाओगे, फॉर्मूला नहीं पता है तो कहाँ से न्यूमेरिकल अप्रोच कर पाओगे। ठीक है, तो इतना काफी है, ये सारी चीजें पढ़ते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके भी कुछ डिमांड में कोई वीडियोस हैं या कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड हैं, मेरे टेलीग्राम में भी कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं जान पाऊँ कि आप कौन से टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं या ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम फेस करें, जिसमें हम उस टॉपिक को मिला के थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पे कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।